Hello friends, I gave 9 talks on the ancient scriptures in those at, at the auspicious occasion of Diwali, Navratra. I delivered 9 talks on the scriptures. और वो जो मेरी नवरात्र की पूजा थी, यज्ञ था, उसका मैंने प्रसाद की तरह से प्रसाद रूप में आप लोगों से बांटा। बांटने के योग्य कौन सी चीज होती है? बांटने के लिए जो होता है, शेयर करने के लिए, शेयर कौन सी चीज करी जाती है? विजडम, कॉन्शियसनेस। जो मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर था वही आध्यात्म कहलाता है, विच इज रिलेटेड विद आत्मा, आधि आत्मा, जो अधीन है, आत्मा के अधीन। कॉन्शियसनेस बेसिकली, चेतना, प्रज्ञा, विजडम, which is worth sharing. With whom? With the people who give weightage to self-analysis, who want to connect with their own consciousness, inner faculty. ये एक हो गया बांटने वाली चीज। और दूसरी एक और चीज है बांटने की, जिसको बोलते हैं, ये कॉन्शियसनेस को आप सत्य समझ लो। सत्य, जो मेरे अंदर का सत्य था, वो मैंने प्रसाद की तरह से आप लोगों से बांटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं दूसरी चीज बांट रहा हूं, और ये दूसरी चीज को बोलते हैं इबादत, इश्क, लव, प्रेम, जाम। ये जो जाम है ना, मैं खाना, इसमें अकेले बैठ के नहीं पिया जाता। ये जाम भी जो है बांटने की चीज है, शेयर करने की। तो इसमें मैं स्टार्टिंग में मैंने बड़ी अच्छी गजल पुरानी एक सुनी। सेठी जी नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई एम वेरी हम्बल्ड। मेरी धृष्टता माफ करिएगा सर, मैं उल्टा सीधा गाता हूँ, उल्टा सीधा बोलता हूँ, जो मेरे मन में है बस। तुझको दरिया दिली की कसम सा किया, मुश्किल दौर पर दौर चलता रहे, रौनके मैं कदा यूं ही बढ़ती रहे, एक गिरता रहे, एक संभलता रहे, तुझको दरिया दिली की कसम सा किया, मुश्किल दौर फिर दौर चलता रहे। दौर पे दौर चलता है, युग आते हैं, चले जाते हैं, समय आता है, चला जाता है, दौर पे दौर आता है, चलता रहे दौर पे दौर। उसमें क्या हो रहा है? रौनके मैं कदा यूं ही बढ़ती रहे, रौनके मैं कदा यूं ही बढ़ती रहे। ये जो रौनक है संसार की,
ये बढ़ती रहे। कैसे बढ़ती रहे? इसमें एक गिर रहा है पीकर और एक संभल रहा है। एक गिरता रहे, एक संभलता रहे, तुझको दरिया दिली की कसम सा किया, मुश्किल दौर पर दौर चलता रहे, रौनके मैं कदा यूं ही बढ़ती रहे, एक गिरता रहे, एक संभलता रहे। तो मैं कुछ दौरों की बात करूंगा, कुछ दौर की। उस दौर में हम कैसे गिरे, कौन संभला, वो जरा सा समझने की चीज है। मैं कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन कर रहा था। मैंने बताया या पढ़ा जो भी कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस टुक प्लेस and many ancient civilizations vanished, intersalvaged with each other. And that process continued from early Bronze Age, 3200 BC, till almost 600 BC. After that, what happened with the, अब रौनक कैसे बढ़ी संसार की? ग्रीस में सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, पर्शिया में हेरोडोटस, जिसने कि पहला इतिहास लिखा। किसने लिखा पहला इतिहास? हेरोडोटस ने, वर्ल्ड हिस्ट्री। कब लिखा? अराउंड 600 BC। और इधर महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, चाइना में लाओत्से और कन्फ्यूशियस, ये सारे लोग जो है रौनक को बढ़ाने के लिए आ गए संसार की, और इनके कंबाइंड एफर्ट से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन खत्म हुआ और आपस में लेन देन चालू हुआ, एमलगमेशन। ये चीजें मैंने पिछले टॉक्स में डिस्कस करी, कंपेरेटिव स्टडी, और आज सुबह एक मैंने बताया था। तो अब मैं भारत के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करता हूं। तो 600 BC के पहले क्या हुआ? 600 BC के पहले देयर वाज ए, भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ। कैसे अंत हुआ? वही बाहर से बैक्ट्रिया, बल्क, मेरियाना, एंशिएंट सिविलाइजेशन, नॉर्थ ऑफ हिंदू कोस्ट माउंटेन, जहां पर अमू दरिया बहता है जो एरल सी में जाता है, वहां बल्क और मरियाना करके दो एंशिएंट सिविलाइजेशन सिटी थी। वहां से ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड कंटिन्यूअस अटैक ऑफ हुनाज एंड nomads, Central Asian nomads. So there was continuous attack in that city, Balkh. So these people were forced to leave, so-called Aryans, who entered India and settled in Indus Valley civilization, and subsequently, so it started, this process started from 1700 BC, continued up to 600 BC, 1600 BC to 1600 to 600, take it. So 1000 years. These people had some kind of language of communication, which was the Proto-Indo-European language. Ancient form of Sanskrit, you can say. Sanskrit is Parishkrit language, very refined language. And language got refined in the what is known as the classical age. And classical age, we know that it came after 1000 AD, right? I will discuss little bit. So English is known as a Germanic language,
German plus Latin plus Greek, right? And then after the Dark Age in Europe, which continued for 1,000 years, after after 1000 AD, there was a Enlightenment era or whatever era they call it, in which they had classical English period, where the Shakespeare, Odyssey, Eliot, and all those things were written at that period. To my knowledge, it may be wrong, I don't know. But to my knowledge, that age is known as Enlightenment age, where the classical English appeared, which was the mixture of Germanic languages, Greek, Latin, French, all this European. Similar phenomenon took place in India, what is known as the Sangam period, in which the indigenous languages, Dravid, this Indus Valley civilization people, after it ended, these people migrated towards south. It is well established, there is no doubt about it. So one branch of Aryan who settled in the south, Iyengar, Payengar, जो भी हैं, who exploited, who created caste system, who exploited the indigenous people. This is well-known history, which I already discussed several times before. The other branch which entered from the what is known as the Madhya region, or the Swat Valley, Peshawar. Madhya region is Multan, Lahore, Kashur, Lahore is Lav Kush, all these places. Islamabad, all these places. These were where the Aryans were settled. So Harappa, Mohenjo-daro. So Harappa was in the north near Lahore and all, right? What is the ancient civilization? Okay. So these people migrated from Madhya region to Punjab, northwestern, and who were the indigenous people that time in that area, northwest of Delhi? Jat land, what is known as the Jat land. And this Jat is derived from Jaritra, who were the agriculturalists, the word used for the agriculturalists. So Jaritra, so Jat land is the blog, or like a Wikipedia, it is a very good resource for the history of Jat. So when I read that history, it talks about their deity as Shiva, for which we know as the Shivalik ranges. So these people of living in the Shivalik ranges, Uttarakhand and Haryana, modern day, Rohtak, Jind, Hisar, these are all the places of the Jat who used to worship Shiva, their deity, who is the clan. Shiva belongs to a clan which used to thrive in the Shivalik range. So now this Jat or Jaritra, and then the invaders. Earlier they were settlers, now they were invaders. Means in 1600 BC they came peacefully as settlers, migrants, forced migrants. But later on, when they saw the weakness of the Indian society, that there is no order, there is no king, no system, no order. So they obviously dominated, and they became invaders. So these invaders, so-called Aryans, pious race, long, height, white,
They called the indigenous population as black, the Sioux, Dasa, and Asur. So that is the first record around 600 BC of somebody called Krishnasur in Rig Veda. In Rig Veda, Indra fought with the Krishnasur and killed him. It is Rig Veda, not I am telling. So what I mean to say, that this is the prehistory, Praag-Etihasik period, 1600 BC to 600 BC, which we must forget, because our history is written after 600 BC only. It starts world history after Herodotus wrote the first historical account. Then Megasthenes came, he wrote Indica. So whatever the ancient record from 600 BC till the Gupta age, for next 1000 years, whatever historical record is there, mostly it is from the Chinese travelers, Greek, Roman travelers, outsiders. They develop Persians. They developed something called history. In India, there was no history. So what was there at that time in India? There was no history, right? Or no timeline, no time or year or baseline for the year. First baseline for the year is started by Vikramaditya, Vikram Samvat, but not the Vikramaditya of Gupta period. Chandragupta Vikramaditya, no. After 300 years after he. So it is known that Vikramaditya defeated the Shakas and started the Shak and Samvat. That is 57 BC. So Samvat is 57, whatever अभी जो समय है जैसे 2021 उसमें 57 ऐड कर दो तो संवत बन जाएगा. So before this Samvat, there was no baseline for the time. Now people imagine that there was a baseline in the Mahabharata, baseline is given, the Kali Yuga ended in 1300, 3102 BC or whatever. This is basic, all bogus theory given by all Hindutva clan, and I will come to these Hindutva people. कोई गिरता रहे, कोई संभलता रहे, रौनके मैं कदा यूं ही बढ़ती रहे, कोई गिरता रहे, कोई संभलता रहे. So it will become more clear when we come and discuss about all propagandists. It will be very clear to the people who have Satyanistha. Obviously, if you don't have a Satyanistha, you fall victim to these people. I have taken a pain to do thorough research till my mind is fully settled. Obviously, without doing your own research, you cannot just take things for granted, whatever I am saying or anybody else is saying. Fortunately, God gave me the crisis in my psyche. क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठते, हर चीज पे क्वेश्चन, कंफ्यूजन. सेटल ही नहीं हो रहा था. कैरियर में मैं उलझा हुआ था, कहाँ ये सब चल रहा था, क्राइसिस अंदर. भगवान ने मुझे किसी तरह सरवाइव करने दिया, टाइम भी दिया साथ में कि मैं कोई रिटायरमेंट का वेट ना करूं ये सब के लिए.
और उस क्राइसिस में मुझे इतना टाइम मिला कि मैंने एक एक क्वेश्चन जो है मेरे अंदर का, और अभी भी जो क्वेश्चन उठते हैं उसको मैं रिसर्च कर लेता हूँ। तो आई एम नॉट, मैं कोई आग्रह नहीं कर रहा आपसे कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप एक्सेप्ट करो, डाइजेस्ट कर लो, घोल के पी जाओ, बट आप इसके ऊपर अपनी अपनी रिसर्च कर सकते हो। देन यू कम टू योर ओन कंक्लूजन एंड यू कैन डिस्कस योर, एंड यू कैन कमेंट, whatever, you are free to do all this thing. तो what I am saying is, हमने हिस्ट्री की बात करी, when it started 600 BC by Herodotus in Persia, but in India there was no concept of year, so forget before 57 BC, forget, कोई हिस्ट्री का सवाल ही नहीं है। उस समय, सॉरी, तो उस समय क्या चल रहा था? उस समय अशोका ने फर्स्ट टाइम, अशोका पीरियड में एक्सचेंज स्टार्ट हुआ इंडिया का बाहर की दुनिया से, ग्रीक से, यवनों से, ठीक, जो कि बहुत बाद में जब वाल्मीकि रामायण, सो कॉल्ड वाल्मीकि, देयर वाज नो पर्सन लाइक वाल्मीकि, it was written by somebody, and in the Ramayana, वाल्मीकि रामायण itself, it is written कि वाल्मीकि जी कहते हैं। नाउ जैसे कि रामचरितमानस में बोलते हैं ना कि शिव जी पार्वती जी से बोल रही हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि शिव जी ने रामचरितमानस लिख दी है। तो इन वाल्मीकि रामायण itself, what we call it वाल्मीकि रामायण, but it is written by somebody who is telling वाल्मीकि जी कहते हैं। अब वाल्मीकि जी अपने बारे में खुद लिखेंगे क्या कि वाल्मीकि जी कहते हैं? इट इज प्लेन कॉमन सेंस कि सम राइटर हु इज राइटिंग वाल्मीकि रामायण इज, उसने जो है एक इमेजिन फिगर कहीं से ले आया, आदि कवि, और उस आदि कवि का नाम वाल्मीकि दे दिया। और ऑलमोस्ट सेम थिंग हैपेंड विद द कालिदास, देयर वाज नोबडी कालिदास। So what literature is known as the Kalidas literature is not written by Kalidas. What literature we know as Valmiki Ramayana is not written by Valmiki. It is same thing, you can say that, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब, तो क्या गुरु नानक ने लिखा है क्या गुरु ग्रंथ साहब? तो अगर कोई मूर्ख आके बोले कि गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब लिख दिया, तो वो वैसी बात हो गई कि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिख दी। अरे नहीं लिखी भाई, वाल्मीकि कौन था, क्या था, किसी को नहीं मालूम, कब था। ये सब चीजें कैसे क्लियर हुई, कब क्लियर हुई, और वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई, उसके जो एविडेंसेस, जो आजकल जो रिसर्च हो रही है उसमें पता चल रहा है। उसमें जो जगह के नाम, जैसे मध्य देश, तो मध्य देश तो जब शक लोग आए और उस प्रांतों में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जब वो सेटल हुए, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, कसूर, लाहौर, ये तब की बात है। वो तो बहुत शक तो कब आए, 100 BC के बाद आए भाई, उसके पहले नहीं थे। फिर रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बहुत से जो शब्द हैं जो संस्कृत लैंग्वेज में, जो संस्कृत लैंग्वेज कब डेवलप हुई, क्लासिकल संस्कृत, मैंने बताया थाउजेंड एडी, जब क्लासिकल इंग्लिश आई। वो क्लासिकल जो एज थी जबकि लैंग्वेजेस रिफॉर्म हो रही थी, उनकी डिक्शनरी बढ़ रही थी, उनकी शब्दावली बढ़ रही थी। तो शब्दावली कैसे बढ़ रही थी? व्हेन दे स्टार्टेड बोरोइंग द शब्द फ्रॉम अदर। अभी तक तो क्या है, जब आर्यन आए और ये सब आया तो इंडिजिनस लोगों से टसल ही चल रहा था, डोमिनेंस का।
It असल जाके 1000 Sangam period, some period called known as Sangam period, when they started exchanging the ideas, when there was some effort to unify, स्टैंडर्डाइज. उसके पहले कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था भाई. जिसको जो शब्द यूज करना है करता था, और कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी. वो कुछ ना कुछ लिखता था. आत्मा परमात्मा उसका क्या अर्थ है वो वही जाने. किसी ने चेतना बोल दिया तो किसी ने बुद्धि बोल दी, तो किसी ने आत्मा बोल दिया, तो किसी ने विज्ञान बोल दिया, तो किसी ने. उसका क्या मतलब है भाई? वो तो वही जाने जो बोल रहा है. कोई डिक्शनरी तो थी नहीं. डिक्शनरी कहाँ थी भाई? दिखाओ. डिक्शनरी तो बाद की बात है भाई. 1000 AD के भी बाद की बात है. तो क्लासिकल पीरियड में जब संस्कृत लैंग्वेज एनरिच हुई, परिष्कृत हुई, तो उसने संगम हुआ पहले तो तमिल के साथ. सो बहुत से संस्कृत वर्ड तमिल लैंग्वेज ने. तमिल कैसे पैदा हुई? प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज से. संस्कृत कैसे पैदा हुई? प्रोटो प्राकृत और अपभ्रंश जो भाषाएं थीं, गुरुमुखी, अपभ्रंश, प्राकृत. पाली से नहीं. पाली से बहुत कम बोरो कर पाए ये लोग, क्योंकि उनको पाली आती ही नहीं थी. आज भी आप कोई पंडित बुला लो, उसको पाली भाषा का कुछ शब्द पूछो, नहीं मालूम होगा उसे. बट बौद्ध जातकों से इन्होंने फिर भी कथाएं चुराई. पूरी की पूरी जो रामायण कथा है वो बौद्ध जातक कथा है. पूरी की पूरी. जो सुंदरकांड जिसमें बोलते हैं, जिसमें कि लंका का वर्णन है कि लंका में महल कैसा है रावण का, और ऑल दोज थिंग्स, दोज आर एज इट इज कॉपीड, एज इट इज फ्रॉम द बुद्ध चरित्र. These people doing a research and I have posted this, shared with you. अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो तो आप बताओ अपनी रिसर्च करके. पर वो आप जो है रिसर्च करोगे तो वो प्रोपेगेंडिस्ट जो इन्फिनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो राजीव मल्होत्रा है ना, और एक और राजीव दीक्षित हुआ करते थे, जो कि स्वदेशी स्वदेशी क्या क्या चलाते थे सब. ये सब संघ परिवार के प्रोपोगंडा जो मशीनरी है, उसके चक्कर में आप पढ़ोगे. उनकी रिसर्च का कोई बेसिस ही नहीं है. ठीक है. तो ये बेसिक चीज आप ये समझ लो कि इंडिया का जो भी लैंग्वेज इवोल्यूशन, कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, वो कोई सेपरेटली नहीं हुआ कि वर्ल्ड का कहीं और हो रहा है, हमारा कहीं और हो रहा है. जो इवोल्यूशन होता है, जो ग्रोथ होता है, लोक संग्रह जो होता है, जिसको शब्द यूज किया गया लोक संग्रह बाई बुद्ध. एक्सचेंज, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, रिसर्च एक्सचेंज होती है. ये नहीं कि एक कोई ऋषि मुनि थे, जंगल में रिसर्च कर लिए और उन्होंने अपना एक संप्रदाय चला दिया, और वो लिटरेचर तो परंपरा से पास होगा भाई. अब वो अपने पुत्र को देंगे, वो पुत्र से पुत्र को मिलेगा, या जिसको भी वो शिष्य बना देंगे. तो ये लोग क्या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ज्ञान जो है परंपरा से प्राप्त होता है. अब आप खुद ही सोचो, जब जब आया अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने देखा, स्टडी किया यहाँ पर कि यहाँ का कल्चर क्या है, और उन्होंने ये सब कॉमन लिंक निकाले कि ये जो लैंग्वेज है इंडिया का, ये प्रोटो इंडो यूरोपियन से बनी है. अगर उनको खाली हेटी होता या वैमनस्य होता, उनमें अगर कुछ स्कॉलर प्रवृत्ति के लोग ना हुए होते, कैडवेल, तो वो इंडियन वेद और पुराण के बारे में जो कुछ हम आज जानते हैं वो सब अंग्रेजों ने ही पढ़ा हुआ है, उन्हीं, बल्कि अंग्रेजों ने ही लिखा हुआ है. With the help of course, some Sanskrit scholars from the Bengal and Tamil. These two places are the centers of the ancient knowledge. Which are these two places? Bengal, intelligentsia.
बंगाल प्रेसिडेंसी जहाँ पे खोली उन्होंने, और वहाँ से ही जागृत चालू हुई। भारत में जागृति कहाँ से चालू होती है? बुद्धि से ही तो चालू होगी, इंटेलिजेंस से। और इंटेलिजेंस के सेंटर कौन से थे इंडिया में? खाली 2 सेंटर थे उस समय, अंग्रेजों के समय। बंगाल, जहाँ से राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, ये सब पैदा हुए। साउथ, जहाँ पे पेरियार और ये सब पैदा हुए, कैडवेल के शिष्य। कैडवेल के शिष्य नहीं, कैडवेल ने इनकी हेल्प ली बेसिकली टू अंडरस्टैंड इंडियन लिटरेचर। और लॉर्ड मैकॉले, वो पूरा घूमा, सब जगह देखा, सब जगह का लिटरेचर, जिसे बोलते हैं घूम के ही तो आप लिटरेचर इकट्ठा करोगे, जो कि कोई लाइब्रेरी तो है नहीं जहाँ पड़ा हुआ है सारा। वो तो किसी ने कहीं दबा के रखा है, किसी ने कहीं दबा के रखा है, उसकी प्रॉपर्टी है वो तो। इंडिया में क्या सिस्टम था? नॉलेज का तो धंधा चलता था कि मेरे पास ये बुक है, अब मैं किसी को दूंगा नहीं, मेरे पुत्र को मिलेगी मेरे मरने के बाद। यही तो सिस्टम था। तो इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अपनी वीकनेस वगैरह कब पता चलती है? जब दूसरा हमें दिखाता है, क्रिटिसाइज करता है। इफ यू डोंट एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म, क्या हम अपना निरीक्षण परीक्षण खुद ही करते हैं क्या? फिर ऑडिटर क्यों होते हैं? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अगर अपना इंटरनल ऑडिट ही उसका इतना परफेक्ट हो, तो एक्सटर्नल ऑडिट की क्या जरूरत पड़ती है? तो इंडिया के बारे में जो हम जानते हैं वो तो फॉरेन ट्रैवलर से ही जानते हैं। अच्छा, कोई ऐसा इंडियन ट्रैवलर हुआ क्या जिसने कि बाहर जाके और बाहर की चीजें इंडिया को बताई हो? कुछ नहीं। इंडिया में ज्ञान का इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम। वे अपने कूप मंडूक जैसे हैं, बिकॉज अपना सब कॉन्टिनेंट था। ये सब कॉन्टिनेंट के बाहर जो लोग जाते थे उन्हें ऋषि मुनि बोलते थे। एक पीरियड में जाते थे वो लोग, उनको ऋषि मुनि बोलते थे, विश्वामित्र, अगस्त्य। लेकिन उसके बाद ट्रैवल करना बंद कर दिया। वो तो प्री हिस्ट्री की बात हो गई। अब हिस्टोरिकल पीरियड में 600 बीसी के बाद देयर इज नो अकाउंट ऑफ एनी इंडियन ट्रैवलर who has visited Greek, Rome or China and wrote the account of those regions, ki what is their culture and all. There is no such account by Indian traveler. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडियंस जो थे वो कूप मंडूक थे, इसीलिए वो पिछड़ते चले गए। बाहर के लोग तो आए, जो इंडिया में जो नॉलेज था उसको स्टडी किया, उसको एडॉप्ट किया, उसको पिकअप किया, उससे उन्होंने अपना बना लिया। ये न्यूटन फ्यूटन ग्रेविटेशनल थ्योरी वगैरह जितनी है ना, ये सब इंडियन थ्योरी है, जो कि इंडिया से उठा के ये लोग ले गए और उसमें अपना नाम लगा दिया। जैसे आजकल भी जितने सिर्री फिर्री है ना, सिर्री सिर्री और ये जग्गी, ये सब क्या करते हैं? ये जंगल अंगल में इनके पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी इनकी बहादुरी है कि ये जंगल के इलाकों में गए हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के, और वहाँ के जो आदिवासी लोगों से थे उनको इन्होंने एम्प्लॉय किया। धीरे धीरे उनकी जड़ी बूटियों की नॉलेज ले ली, उससे उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ पैदा कर ली। भस्म, जैसे लोग भस्म देते थे ना, पीर मुनि, भस्म लो, ये लो भस्म, साईं बाबा, सत साईं बाबा। तो इन लोगों ने अपनी भस्म, अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, रामदेव है, जहाँ कोई मिले आदिवासी, उसके पास जो भी नॉलेज है ले लो, उसको मार मोड़ दो, ख़त्म करो, उसके ऊपर अपना ब्रांड लगा दो। यही तो नॉलेज का सिस्टम है। ये बुद्धि का ऐसे ही कब्जा होता है बुद्धि के ऊपर, यही नॉलेज है। इसी को ज्ञान कहते हैं। पर जो विज्ञान होता है, विजडम, प्रज्ञा, विवेक, वो दूसरी चीज है। उसको कॉन्शियसनेस जानते हैं हम लोग, आत्मन। तो नॉलेज कैसे पैदा हुई?
नॉलेज पैदा हुई कि ये लोग विदेशी लोग आकर जब इन लोगों ने जो भी ज्ञान विज्ञान जो था उसको चुरा लिया बोलिए, या बोले तुम्हें तो अपनी वैल्यू मालूम ही नहीं है अपने ज्ञान विज्ञान की, तो हम ही को दे दो भाई। भाई तुम्हें तो अपनी वैल्यू मालूम ही नहीं है। मालूम क्या नहीं है? जो एक आध लोगों को मालूम होगी, कोई जंगल में पढ़ते होंगे, उन्होंने अपनी मोनोपोली खोल रखी थी, जिसको वो लोग गुरुकुल बोलते थे। बोले गुरुकुल ज्ञान तो परंपरा से ही मिलेगा, मतलब मेरी मोनोपोली है। तो बहुत से लोग पहुंच जाते थे कि हमें शिष्य बना लो। अरे नहीं, तुम तो क्षत्रिय है, तुम तो दलित, तुम्हें कैसे दे दें? प्योरिटी ऑफ ब्लड, सक्सेशन, परंपरा। तो परंपरा से ज्ञान मिलता है, चुराने से थोड़ी मिलता है। अगर तुमने हमें रिसीव करके ज्ञान ले भी लिया तो तुम्हारे काम नहीं आएगा, बोलते थे। ऐसी स्टोरी है ना। तो ये भारत में सिस्टम था। क्या सिस्टम था? डीपली रिलीजियस सोसाइटी, और रिलीजियस का मतलब होता है मूर्ख, अंधविश्वासी। तो भारत कैसी कंट्री रही सदियों से, जबकि दूसरी जगह पर इनलाइटनमेंट हो रहा था, रिसर्च हो रही थी, लिटरेरी एडवांसमेंट्स हो रहे थे। यूरोप में इनलाइटनमेंट हो रहा था, नास्तिक लोग पैदा हो रहे थे, जो कि नास्तिक, सो कॉल्ड नास्तिक। भारत में सारे आस्तिक पैदा हो गए, डीपली रिलीजियस, जिन्होंने जातक कथाओं को, जो कि बौद्ध की जातक कथाएं, अरिहंत होते थे, श्रवण होते थे, श्रवण सन्यासी जो बौद्ध वगैरह होते थे, तथागत बोलते थे उनको, अरिहंत बोलते थे, ये शब्द जब यूज हुए हैं, उन्होंने जातक कथाएं लिखी थी। उन जातक कथाओं को इन पगलैटों ने उठा लिया और उसको रियलिटी बना दिया। भैया यही रियलिटी है, राम राज्य और वानर और हनुमान, और उनको पूजना चालू कर दिया। कब हुआ? कब? 1000 AD। दैट इज द पीरियड ऑफ हिंदुइज्म। उसके पहले अगर जाना है गुप्त काल में, तो वैष्णविज्म था, शैविज्म था। लेकिन जो हिंदुइज्म जो पैदा हुआ, हिंदुइज्म मतलब कि राम और कृष्ण और मंदिर, उनकी पूजा प्रपंच पाखंड, ये तो 1000 AD के बाद ही चालू हुआ। क्या प्रपंच पाखंड? कि वो जातक कथाओं को, पाली के वर्ड्स को इन लोगों ने, जैसे भगवान, अब भगवान का मतलब क्या, कहाँ से आया ये? भगवा करके वर्ड होता था, और भगवा वर्ड का भी ओरिजिन क्या है? पगवा, प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज में पगवा करके वो उसको डिराइव होके वो बना भगवा, जो कि बुद्धिस्ट लोग यूज करते थे पाली लैंग्वेज में। वहां से उन्होंने वैसे वैसे कॉपी किया तो बन गया भगवान। देखो ओरिजिन वर्ड्स के, तो पता चलेगा कहां से आए हैं, किसने किसको कॉपी किया है। क्या संस्कृत से पाली ने में कॉपी किया, संस्कृत से तमिल ने किया, कि तमिल से संस्कृत ने किया? कहाँ से कौन आया, कब लिखा गया, कैसे लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ, ये सब तो रिसर्च हो रही है। आप उसको पढ़ो, समझ जाओगे सारा खेल क्या है। तो जब फॉरेनर्स आए, चाइनीज ट्रैवलर्स आए, अरेबिक ट्रैवल्स, इब्न बटूटा और ये सब आए, मेगस्थेन, इन लोगों ने इंडिया के बारे में लिखा। फिर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने डीपली रिसर्च किया यहाँ के लिटरेचर की, इवन आर्कियोलॉजी। उसके पहले तो इंडस वैली भी नहीं मालूम था हम लोगों को कहाँ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ है, हम लोग को हवा ही नहीं थी। बुद्ध कहाँ पैदा हुए, लुम्बिनी वो कहाँ पर है, वो तो फॉरेस्ट था, पता ही नहीं था।
कुछ नहीं पता था। जिसको हम लोग आजकल ज्ञान और वेद और पुराण बोलते हैं, ये सब भी किसका दिया हुआ है? अंग्रेजों का। उन्होंने जो पट्टी पढ़ा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं हम लोग। पर कैडवेल ने बोला, साफ साफ बोला, विद द मदद ऑफ सम स्कॉलर फ्रॉम बंगाल और तमिल, जिनको कि हम लोग कम्युनिस्ट बोल देते हैं, ये हिंदुत्ववादी, और उसको रिजेक्ट करते हैं, कॉन्स्पिरेसी ये वो, कि भैया जरा उठा के देख लो, ये तुम्हारा जो सुंदर कांड है ये तो बुद्ध चरित्र से उठाया हुआ है। गौतम बुद्ध का महल था वहां पर, उसका जो विवरण है वो पूरा का पूरा लंका का विवरण है, विवरण वही है। ये शब्द जो है, ये शब्द तो वहां से लिया गया, तथागत वर्ड यूज हुआ है। तथागत किसने यूज किया वर्ड? वो तो बुद्ध के लिए यूज होता है। देव वर्ड, आपको मालूम है देव वर्ड जो है बुद्धों के लिए यूज होता था। तो आपको मालूम है देवता कौन है? देव वर्ड कहीं भी आएगा तो आपको मालूम है देव वर्ड का ओरिजिन क्या है? बोलोगे नहीं, तो ऋग्वेद में है, इंद्रदेव। इस तरह के कई हैं वर्ड्स जो कि संस्कृत लैंग्वेज में, क्लासिकल संस्कृत, बिकॉज इट वॉज रिटन आफ्टर 1000 AD, bearing few literature, few श्लोकास which was carrying, कुछ श्लोका हैं पुराने, लेकिन जो पुराने जो श्लोक हैं उस समय श्रा, हलंत, ये सब चीजें नहीं होती थी। शाह, शाह ही नहीं होता था। शाह, षटकोण वाला शाह। तो षटकोण वाला शाह कब आया? एंशिएंट संस्कृत में कोई शाह नहीं होता था, कोई श्रा नहीं होता था। श्रा, श्रवण वाला श्रा, छत्री वाला छा नहीं होता था, हलंत नहीं होता था। तो आप जरा देखो कि कौन से अक्षर, जो वर्णमाला भी है वो भी क्या बनी, जो हिंदी वर्णमाला या संस्कृत वर्णमाला है वो भी कब पैदा हुई? तो जो जब वो वर्णमाला ही नहीं थी, पहले सा, खाली सा होता था पाली लैंग्वेज में। अब बुद्ध को जैसे दा के नीचे धा लगा दिया जाता है, बुद्ध, तो ये बुद्ध वर्ड ऐसे थोड़ी होता था। या सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ वर्ड उस समय थोड़ी गौतम बुद्ध का था। उसका मतलब सिंपल कुछ होगा, उसको उन्होंने कॉम्प्लिकेट करके बुद्ध, सिद्धार्थ। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये एक अलग ब्रांच है। ये सब अभी स्टडी जो होती है वो एंथ्रोपोलॉजी है, लिटरेचर एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ओशियनोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, है ना। तो ये अलग अलग एंगल से ये सब स्टडी किया जाता है, तब जाकर we have reached to the very advanced stage of understanding। तो आप जब ये सब स्टडी करोगे तो आप भी नास्तिक बन जाओगे, आप भी धार्मिक नहीं रह जाओगे, फिर रिलीजियस नहीं रह जाओगे, और एटलीस्ट जिस तरह के रिलीजियस लोग दिख रहे हैं उस तरह के तो नहीं रहोगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कनेक्शन कहां पर है, थ्रेड समझ में आ जाएगा। तो जब मैं कॉलेज था तो इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि सब कुछ पार्लियामेंट में डिस्कस होता था, इंडिया का पॉलिसी वगैरह उस समय, तो वो क्रॉनिकल वो अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, आप सर्च कर लो कि मैकॉले ने इंडिया की जब स्टडी करी, 1835 में पहली शिक्षा नीति आई,
वो शिक्षा नीति में क्यों क्या चेंजेस हुए, उसके पहले क्या डिस्कशन हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं कि हाउ ग्रेट वाज इंडियन सिविलाइजेशन और एजुकेशन सिस्टम। ये सारे के सारे अवेलेबल हैं, जो कि आप लोग नहीं ढूंढते हैं। राजीव दीक्षित थे। तो 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 महात्मा गांधी की भी नॉलेज इसमें लिमिटेड थी। तो जब वो वर्ल्ड उसमें गए, वहां पे इंडिया में, इंग्लैंड गए जब, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे ही वॉज चैलेंज्ड कि तुम क्या थे और तुम्हें क्या बनाया हमने। बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम क्या था? तुम जो अंग्रेजी पटर पटर बोल रहे हो वो भी तो हम ही ने सिखाई है तुम्हें। तुम वेद फेद जो कुछ बोलोगे वो सब हमने तो तुम्हें सिखाया है, तुम बात क्या कर रहे हो? तो गांधी जी को मौन होना पड़ा था। वापस आके इंडिया में उन्होंने सबसे पहले यही कोशिश करी कि भाई कोई ऐसा आदमी आए जो कि रिसर्च करे नाउ कि हम क्या थे अंग्रेजों के आने के पहले और बाद में क्या हुए, नॉलेज एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पर वो रिसर्च नहीं हो पाई। बाद में प्रोपोगंडिस्ट आ गए, धर्मपाल, राजीव दीक्षित। उन्होंने प्रोपोगंडा फैलाना चालू किया कि मैकॉले ने कहा था कि इंडियन सिस्टम वाज सो, एजुकेशन सिस्टम वाज सो ग्रेट। कहां बोला भाई? पूरा का पूरा रिकॉर्ड, पेजेस बाय पेजेस डिस्कशन पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का अवेलेबल है, पढ़ लो। वहां तो ये डिस्कशन हो रहा था कि इन मूर्खों को अगर हम पढ़ा देंगे तो ये कल को हमारे सर पे ही ना बैठ जाए। ये डिस्कशन हो रहा था वहां पर। जो कि हुआ, जो कि हुआ। जो लोग बाहर से पढ़े, जो अंग्रेजों से सीखे, जो भी बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने ही उनका तख्ता पलट दिया। अब जैसे मैं कनाडा आया, अब मैं कनाडा के बारे में जान रहा हूं, अब मैं यहां पर आके इन्हीं लोगों का के विरुद्ध खड़ा हो जाऊं, तो वैसा हो गया कि तुमने जहां से सीखा उसी के खिलाफ खड़े हो गए। ये तो ऐसा हो गया। क्योंकि जब कॉन्शियसनेस जगती है तो आप जो देख पाते हो, क्या देख पाते हो? न्यूज बिहाइंड द न्यूज। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे क्या है, वो आप देखने लग जाते हो। विवेक जागृत, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक क्या होता है? कि आप शब्द को ना पढ़ो कि ये शब्द का मतलब क्या है, ये कहां से आया, इसका ओरिजिन क्या था, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया होगा, क्यों किया होगा, कब किया होगा, ये सब आपको समझ में आने लगता है। लिंक इसका क्या है। तो जब ये दृष्टि पैदा होती है, कौन सी दृष्टि? वही माया के पीछे ईश्वर का अस्तित्व है। इसी माया प्रकृति रजो सत, जो कि सत रज तममय है, इसी के पीछे सत्य का एग्जिस्टेंस है। वो सत्य की दृष्टि तभी प्राप्त होती है जब आप अपने कॉन्शियसनेस में डीप उतरो, जब आप अपनी बुद्धि, जिसके ऊपर एजुकेशन सिस्टम ने कब्जा किया है, पंडितों ने कब्जा किया है, मौलवियों ने कब्जा किया हुआ है, उसको चैलेंज करना चालू कर दो। तो जब सत्य निष्ठा पैदा होगी, कॉन्शियसनेस जागृत होगी, दृष्टि मिलेगी, तो आपको धर्म के पीछे, एजुकेशन के पीछे, ब्रेन कंडीशनिंग के पीछे, ब्रेन कंडीशनिंग के पीछे की चीज, आपको सत्य कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, और फिर आपका ग्रेटिट्यूड जागृत होगा सच में कि इतना सब माया जाल फैलाया हुआ है इतने इतने लोगों ने, उसके बाद भी उसका जो एक कृपा दया बनी हुई है,
जिसकी वजह से हमारी सभ्यता अभी भी जीवित है। कौन सी सभ्यता? सनातन सभ्यता। कौन सी सनातन सभ्यता? महात्मा बुद्ध, महावीर जैन की। उसके पहले क्या थी मुझे पता नहीं। उसका भी रिकॉर्ड जो हमें मिलता है वो पाली लैंग्वेज अशोक के शिलालेखों से ही मिलता है। तो जो चीज है ही नहीं उसके बारे में, वो निराकार के बारे में आप क्या डिस्कस करना? नहीं, हम तो निराकार के बारे में डिस्कस करते हैं। अरे मरो जाकर। जो है ही नहीं उसके पीछे तुम कल्पना करते रहो, जो था वो था। जब तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कुछ नहीं, तो वो तो वैसी बात हो गई कि वाल्मीकि जी ने कहा था। अरे कौन वाल्मीकि? कब हुए? कैसे थे? लिख दिया किसी ने। अभी मैं लिख दूं कि फलाने ने कहा था? अभी मैं लिख दूं कि मुझे भगवान राम ने कहा था? और मैं ऐसा लिखता हूं अपने फेसबुक पे कई बार मजा करने के लिए। भगवान राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, लिख दो। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी शराब पिला ली है। जिसको लड़खड़ाना है वो लड़खड़ाएगा और जिसको समझना है समझेगा। थैंक यू सो मच।